गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का वीडियो सेगमेंट्स आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव मुद्दों पर आधारित है और ये आज का वीडियो सेगमेंट्स उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीएससी एजी या और प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जो सेमेस्टर प्रणाली में पढ़ रहे हैं या फिर एनुअल एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। तो इन बच्चों का जो पाठ्यक्रम है, इस बार पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया, बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है, क्योंकि पहले जैसा था वैसा अब नहीं है। पहले का जो सिलेबस था बच्चों को बहुत रफ एंड टफ था। तो इस बार उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों के कोलैबोरेशन से इस बार का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम बना दिया गया है, जिसमें बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी पड़ रही हैं। तो ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य जो लक्ष्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि बच्चों का बार बार हमारे पास ये कमेंट्स आ रहा था, हमारे कमेंट बॉक्स में ये सब लिख के आ रहे थे कि सर इसके विषय में आप कोई वीडियो बनाइए। तो हमने सोचा कि ये वीडियो हम बना ही देते हैं और जो आप सबके बीच में ये भ्रांतियाँ हैं, जो थोड़ा बहुत असमंजस्य का माहौल बना हुआ है, उसको हम इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है, जो नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है बच्चों, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब हमारा पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा घिस पिट जाता है, बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो उसमें पढ़ने और पढ़ाने दोनों में इंटरेस्ट नहीं लगता है और मन ऊब सा जाता है। तो ज़रूरी है कि समय समय पर पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए और ऐसा पाठ्यक्रम आना चाहिए जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो। क्योंकि हम धीरे धीरे जैसे जैसा ये दुनिया इवोल्यूशन अर्थात जिस प्रकार से चेंजिंग हो रहा है बच्चों, बदलाव हो रहा है, इतना ज़रूरी भी होता है कि हमको कुछ नई स्किलिंग डेवलप करनी चाहिए, कुछ नई कौशल का डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले माहौल में हमको रोजगार परक होना चाहिए, हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसके लिए जो पुरानी प्रणाली पर, जो पुरानी धारणा पर बना हुआ करिकुलम था, पाठ्यक्रम था, वो कहीं ज़्यादा सूटेबल नहीं था। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों के कोलैबोरेशन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो नया पाठ्यक्रम जारी किया है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो नए नए भी प्रवेश लिए हुए स्नातक स्तर में। तो उनके लिए ये जो पाठ्यक्रम है बहुत ही अच्छा है। तो आइए हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं कि इसमें क्या है। अभी तक आप लोग मेजर सब्जेक्ट के रूप में 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे। अगर कोई साइंस का बच्चा है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ते थे। अगर मैथ का कोई बच्चा है तो वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री। और बीए के बच्चे हैं अगर, तो जूलॉजी, वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इस प्रकार से वो 3 मेजर सब्जेक्ट लेकर पढ़ते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप क्या करेंगे कि अगर कोई बीए का स्टूडेंट है तो वो बीए के साथ में बीएससी का भी कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो अब आपके पास कुल 3 मेजर सब्जेक्ट और उसके साथ एक माइनर सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। सपोज दैट आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अगर आपका मन है कि हम जूलॉजी पढ़ लें या बॉटनी पढ़ लें, केमिस्ट्री, तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लेके पढ़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा बीए का पढ़ रहा, बीएससी में पढ़ रहा है, अगर वो चाहता है कि हम अपने एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में एक ज्योग्राफी रख लें या फिर हिस्ट्री ले लें, आगे चल के हमको सिविल में फ़ायदा करेगा, तो वो बच्चे उसको पढ़ सकते हैं। तो अब कुल मिला के आपको जो 3 मेजर सब्जेक्ट थे उसके जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और माइनर सब्जेक्ट लेकर पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे आप पहले इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते थे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते थे, जो आपका एक ऐसा अनिवार्य सब्जेक्ट था, अनिवार्य विषय था, वो अब अनिवार्य विषय यहाँ से हटा दिया गया है। अब नए क्यूरिकुलम में जो सब्जेक्ट रखा गया है वो दो रखा गया। पहले आपको इन्वायरमेंटल स्टडी एक ही पढ़ना होता था, लेकिन इस समय अनिवार्य विषय के रूप में उसका नाम को क्यूरिकुलम है। तो को क्यूरिकुलम में आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और पहला जो है उसका अगर हम टाइटल की बात करें तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है। पहला क्या है, फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन है। ये टोटल 4 यूनिट में डिवाइड है और 4 यूनिट को आपको ग्रेडिंग प्रणाली से पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा जो पेपर है बच्चों वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। क्या है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो ये 2 क्यूरिकुलम है, इनका आपको एग्जाम देना पड़ेगा और साथ ही साथ इसका जो मार्क्स है वो आपके मार्कशीट में वो ऐड नहीं होगा। लेकिन बच्चों इसको निश्चित तौर पे आपको पास करना पड़ेगा। तो आप इसको इंश्योर कर लीजिए कि आपको किसी भी कीमत पर एट एनी रेट आपको इसको पास ही करना पड़ेगा। अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपको पास का सर्टिफिकेट, जो आपका एग्जाम, जो आप बीएससी पार्ट 1 पास करेंगे, यहाँ तक कि बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब पास कर जाएंगे। अगर आप ये को क्यूरिकुलम का पेपर नहीं पास कर पाते हैं तो आपको पास वाला सर्टिफिकेट, पास वाला डिग्री नहीं दिया जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, इसके साथ आप
आपको अब 2 और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वोकेशनल कोर्स। तो वोकेशनल कोर्सेज से भी आपको 4 दिए गए हैं, जो आप वो है एक प्रकार से आप उसको चाहते हैं तो ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। 4 में क्या है, जैसे मान लीजिए गार्डनिंग है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फिशरीज है, तो इसमें से कोई 2 आप ले सकते हैं। तो 2 आपका हो गया वोकेशनल कोर्स, 2 हो गया को क्यूरिकुलम, 1 हो गया माइनर सब्जेक्ट, 3 हो गया मेजर। इस प्रकार से कुल आपको 8 पेपर देने पड़ेंगे। कितने पेपर? 8 पेपर देने पड़ेंगे इस बार। अगर आप बीएससी पार्ट 1, बीए पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि इस बार आपको 4 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 2 क्यूरिकुलम और 2 वोकेशनल और 2 को क्यूरिकुलम, इस प्रकार से कुल 8 पेपर हो जाते हैं। तो आपको 8 पेपर देना पड़ेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लखनऊ, इन दोनों के सामूहिक कोलैबोरेशन से जो नया पाठ्यक्रम बनाया गया है वो कौन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज़। ये जो सिलेबस बनाया गया है ये सभी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में रन करने वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, हर एक यूनिवर्सिटी में एक कॉमन सिलेबस जारी किया गया है जिसमें ये सब पूरे क्यूरिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अगर कोर्स की हम बात करें, कोर्स क्यूरिकुलम कोर्स, अगर हम यहाँ बात करें को क्यूरिकुलम कोर्स का, तो ये सेमेस्टर फर्स्ट के लिए लागू किया गया है। कोर्स का अगर हम टाइटल देखें तो इसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। क्या नाम है? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले कि इसमें स्टीयरिंग कमेटी में कौन कौन है, कौन कौन स्टीयरिंग कमेटी में बना, ये जो सिलेबस है इस सिलेबस को लेकर कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के कौन कौन से मेंबर हैं। तो स्टीयरिंग कमेटी में हम देखें तो मिसेस मोनिका एस गर्ग जो IAS हैं, अपने भारत सरकार IAS हैं, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ अर्थात उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन लखनऊ की तरफ से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन है? मिसेस मोनिका एस गर्ग जो IAS हैं, इनको चेयरपर्सन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी बनाया गया है। दूसरा अगर हम देखें तो प्रोफेसर पूनम टंडन, ये प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ की, है ना। और तीसरा अगर हम देखें प्रोफेसर हरे कृष्णा, ये प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। और अगर अगला हम देखें तो डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं KM गवर्नमेंट गर्ल PG कॉलेज बादलपुर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। अगर हम देखें सिलेबस डेवलप्ड किसने किया है, सिलेबस डेवलप्ड बाई, किसने इस सिलेबस को बनाया है, तो पहले नंबर पर नाम आता है डॉक्टर नीतू सिंह, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। और अगर इनके डिजिग्नेशन पद की बात किया जाए तो ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं होम साइंस में, और ये हेमवती नंदन बहुगुणा PG कॉलेज नैनी प्रयागराज से। और दूसरी जो है वो डॉक्टर शिवानी वर्मा, ये भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं होम साइंस की, और ये हैं KM PG कॉलेज बादलपुर गौतम बुद्ध नगर की, है ना। तो ये तो दोनों लोग क्या है, ये सिलेबस एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं और इन्होंने इस पूरे सिलेबस को डेवलप किया है ना। अर्थात प्रॉपर हाइजीन, अगर हम इसी बात करें फूड न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर हाइजीन की बात करें तो ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो करिकुलम है, इन लोगों ने क्या किया है, जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं इन्होंने क्या किया है, जारी किया है। अगर यही हम प्रोग्राम कोर्स की बात करें तो ये क्या है, अर्थात ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए लागू किया गया है, ये सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चे इसको करेंगे, है ना। कोर्स का क्या टाइटल है, को क्यूरिकुलम है ना। आइए बात करते हैं इसमें टोटल सिलेबस और टॉपिक्स की हम बात करें तो कुल कितने टॉपिक्स हैं, तो इस पर कुल टॉपिक्स कितने हैं। टोटल इस टॉपिक्स को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है? 4 यूनिट्स, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड ना, और ये देखिए यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। इसको बच्चों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा PDF दे देंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाइएगा तो कमेंट बॉक्स में हम इसका पूरा PDF का लिंक दे देंगे और उस PDF में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सिलेबस का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक मेंशन किए गए हैं। पहले यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यूनिट फर्स्ट में जो पहला पार्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन के क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या सिद्धांत हैं, उनके विषय में हमको पढ़ना है। तो पहला देखिए डेफिनेशन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ बैलेंस डाइट। तो देखिए हमको सबसे पहले डेफिनेशन जाना है, फूड क्या होता है, भोजन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य हमारा कैसा होना चाहिए, और बैलेंस डाइट एक संतुलित आहार क्या होता है, हमको कैसे लेना चाहिए, इन सब के डेफिनेशन के विषय में हमको पढ़ना है। दूसरा अगर हम देखें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्या होता है, अर्थात हमको भोजन कितना लेना चाहिए। देखिए पहला है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। बच्चों भोजन हमको क्या करना
करना चाहिए, लिमिट में लेना चाहिए, एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन लेना है, मॉडरेट न्यूट्रिशन लेना चाहिए। अगर हम अंडर न्यूट्रिशन ले लेंगे, कम भोजन अगर लेंगे, हमारी भूख से अगर बहुत कम हम भोजन लेते हैं तो हम माल न्यूट्रिशन के शिकार बन जाएंगे, कुपोषण के शिकार बन सकते हैं। और ओवर न्यूट्रिशन अगर लेंगे, हम भूख से ज़्यादा अगर खाते रहेंगे तो वो हमको ओबेसिटी तक पहुँचाएगा, हमको क्या हो जाएगा, हमको मोटापा हो जाएगा। ओबेसिटी हो जाने से बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती हैं, जिससे आपको हाइपरटेंशन हो सकता है ना। तो कुल मिला के फैटी बॉडी हो जाने से रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगा, आदमी डायबिटिक हो सकता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रक्रिया है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशन हमारा कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑप्टिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा तो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, और ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा तो हम ओबेसिटी के शिकार बन जाएंगे। तो हमको न तो ज़्यादा खाना है न तो कम खाना है, इन सबको हमको ध्यान देना है। तीसरा अगर हम देखें तो मील प्लानिंग, अर्थात भोजन का एक प्लानिंग होता है, एक सीक्वेंस होता है, किस ऑर्डर में आप भोजन लेंगे। तो प्लानिंग के आधार पर हमको किस टाइम पर भोजन लेना चाहिए, कितना भोजन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट में हमको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या सोर्स हैं फूड के, इन सब पर हमको ध्यान देना चाहिए, है ना। कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो हमारे मील प्लानिंग को डिस्टर्ब करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, इन सब के विषय में हमको पढ़ना है। अगला देखिए, इसमें दिया है फूड ग्रुप्स एंड फंक्शन ऑफ फूड, अर्थात भोजन के क्या ग्रुप्स हैं और भोजन के क्या कार्य हैं। हम लोग भोजन लेते हैं तो इनका क्या इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्या इनकी उपयोगिता है हमारे डेली लाइफ के लिए, अगर हम भोजन लेते हैं तो उसका क्या यूटिलाइजेशन, इसके विषय में हम फोकस करेंगे इस पूरे वीडियो सेगमेंट्स में, है ना। तो ये तो रहा यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक की बात करें, अगर ये इसमें देखें बच्चों तो इसका टोटल लेक्चर जो निर्धारित किया गया है 8 लेक्चर इसमें जाएगा, है ना। तो कितने लेक्चर में आपको खत्म करना है, टोटल 8 लेक्चर लेने पड़ेंगे इसमें। और आइए हम दूसरे अगर टॉपिक्स की बात करें तो दूसरे टॉपिक्स में क्या है, दूसरा टॉपिक्स जो है वो आरडीए है। क्या है, जैसा कि आप देखिए ये लिखा गया है आरडीए। तो आरडीए का मतलब क्या होता है बच्चों, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, है ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, अर्थात हमको कितना भोजन अलाउ किया जाता है, कितना हमको भोजन लेना चाहिए। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस दैट इज द सोर्स फंक्शन डिफिशियंसी एंड एक्सेस, अर्थात ये जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो हमको भोजन करना चाहिए, उसकी डिफिशियंसी से हमको क्या बीमारी हो जाएगी, उसके क्या फंक्शंस हैं, और उसके अधिकता हो जाने से हमको कौन सी बीमारी काज हो सकती है। तो ये आरडीएम हमको क्या क्या पढ़ना है, आरडीएम हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, फैट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, मिनरल्स पढ़ना है। मिनरल्स में हमको 2 मिनरल्स पढ़ने हैं, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेसेस। मेजर में क्या है बच्चों, जो हम अपने दैनिक जीवन जो हम भोजन लेते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में जो मिनरल्स आते हैं, जैसे क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये क्या है, ये हमारे मेजर मिनरल्स हैं जो हम लेते हैं तो हमको अधिक मात्रा में मिलता है। जैसे हम दूध लेते हैं तो दूध में उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है ना, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। नमक लेते हैं हम लोग, पोटेशियम लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मेजर सोर्स के रूप में जो मिनरल्स लेते हैं वो कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम। और ट्रेस में अगर हम बात करें तो बहुत कम मात्रा में ही हमको लेना चाहिए, लेकिन लेना जरूर चाहिए। जैसे ट्रेस मिनरल्स में क्या आता है, आयरन आता है जिसको लोहा कहते हैं, आयोडीन आता है, फ्लोराइड्स आता है, जिंक आता है, फ्लोरीन आता है, जिंक आता है। कुल मिला के हमको मेजर और ट्रेस दोनों मिनरल्स लेना चाहिए। ट्रेस का मतलब होता है कि हमारे जीवन के लिए बहुत सूक्ष्म ही मात्रा जरूरी है, लेकिन जरूरी जरूर है, हमको लेना चाहिए, अर्थात लेना नितांत आवश्यक है। तो वो कौन है, आयरन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है और जिंक है, इनको भी हमको लेना चाहिए। अगला क्या है, विटामिन्स है। विटामिन्स हमारे 2 प्रकार के हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन, अगर हम विटामिन बी और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दोनों वाटर सॉल्युबल अर्थात जल में घुलनशील विटामिन है। और फैट में सॉल्युबल जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, इन सबको पढ़ना है, क्योंकि बच्चों विटामिन जो होते हैं हमारी टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे न्यूट्रिशन का, हमारे मेटाबॉलिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसलिए हमको विटामिन भी लेना चाहिए, अर्थात फूड सोर्स के रूप में हमको लेना चाहिए। बच्चों जब हम किसी चीज़ की कमी कर देते हैं खाने पीने में, तब वो हमको बीमारी घर कर जाती है, और इस बीमारी के इलाज के लिए हमको बाहर से दवा लेना पड़ता है। तो क्या ज़रूरी हमको दवा लेना पड़े, अगर हम अपने बैलेंस डाइट को लेते हैं, हम अपने भोजन के द्वारा ही अपने शरीर को बैलेंस रख लेते हैं, तो हमको कहीं से बाहर से दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्या है, वाटर है। वाटर क्या होता है बच्चों, ये हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स होता है, अर्थात हमारे बॉडी की जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ इज कंट्रोल्ड बाय द वाटर, बिकॉज द वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स। जो वाटर होता है ये बहुत ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स होता है, इसलिए हमारे शरीर में वाटर का प्रचुर मात्रा होना चाहिए। हमारे बॉडी का अगर हम पूरा देखें तो हमारे बॉडी वेट का लगभग 97% भाग क्या होता है, वाटर ही होता है, क्योंकि वाटर ही हमारे पूरी कोशिकाओं को जिंदा रखते हैं। जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं वो सब कहाँ घुले होते हैं, हमारे वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं।
तो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के कारण हमको वाटर को ज़्यादा अर्थात पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको पीना चाहिए। एक स्वस्थ पर्सन को, एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में कम से कम 8 लीटर पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? 8 लीटर पानी उसको दैनिक दिन में अर्थात उसके लाइफ में इतना उसका ज़रूरी है कि पर डे के हिसाब से वो 8 लीटर पानी ज़रूर पिए, क्योंकि वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में वाटर की कमी हो जाएगी बच्चों तो चेहरा बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएगा, स्किन पर क्या पड़ जाएगी? झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बाल टूटने लगेंगे और नर्वसनेस लगने लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको तरोताज़ा दिखना है, आपको हेल्दी रहना है, तो आपको प्रॉपर हाइजीन पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ वाटर का इंटेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पेय पदार्थ के रूप में, चाहे वो जिस सोर्स के रूप में आपको वाटर को लेना ही पड़ेगा, चाहे आप जूस के रूप में लीजिए या वाटर को डायरेक्ट लीजिए, उसमें वाटर का कंटेंट आपके पास ज़्यादा आना चाहिए। भोजन में भी वाटर का कंटेंट होता है ना, तो भोजन भी ऐसा लीजिए जिसमें प्रचुर मात्रा में आपको वाटर उससे मिल सके, है ना। तो वाटर का ध्यान देना है। अगला है डाइटरी फाइबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइटरी फाइबर्स, अर्थात भोजन में हमको कभी जंक भोजन नहीं लेना चाहिए। मार्केट में या चिकने पदार्थों का जैसे हम नूडल्स का प्रयोग कर लेते हैं, हम लोग क्या बर्गर का प्रयोग कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं छोला भटूरा, इन सब को खा लेते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल जंक फूड होते हैं और ये हमारे इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाते हैं, तो और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो हमको हर समय डाइटरी फाइबर्स का प्रयोग करना चाहिए। रेशेदार सब्जियों को खाना चाहिए, रेशेदार फल का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जब गुदादार या रेशेदार फल रहेंगे तो वो हमारे पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फीकल मटेरियल है बहुत आसानी से बाहर डिफिकेट हो जाता है ना। जो हमारे स्टूल्स हैं वो टाइट नहीं होने पाते हैं और वो आसानी से क्या होते हैं? बड़े आसानी से वो डिफिकेट हो जाते हैं। हमारे फीकल मटेरियल क्या होते हैं? बिल्कुल मॉइस्ट बने रहते हैं और वो स्पॉइल्ड नहीं हो पाते हैं, है ना बच्चों। अगर आप फाइबरस फूड का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो फीकल मटेरियल वो स्पॉइल्ड नहीं हो पाता है और बड़ा आसानी से डिफिकेशन हो सकता है। तो फाइबरस फूड का हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। हमको कभी जंक भोजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रॉपर हाइजीन का सबसे पहला पार्ट होता है। प्रॉपर हाइजीन अगर हम देखें, अपने स्वास्थ्य की बात करें, तो स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डाइटरी फाइबर्स लेना पड़ेगा। जैसे आप बीन का प्रयोग करिए, गुद्देदार फलों का प्रयोग करिए, पत्तेदार हरी सब्जियों का प्रयोग करिए, जिसमें जब सबसे ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं उन फाइबर्स फूड्स का हमको प्रयोग करना चाहिए, है ना। आइए अगला देखें। अगर हम ये देखें तो इसमें क्या करते हैं? 1000 डेज न्यूट्रिशन, अर्थात 1000 डेज न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, कैसा हमको न्यूट्रिशन लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिमार्क करेंगे। ये देखिए, कंसेप्ट रिक्वायरमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कंसेप्ट हैं, कौन से कारक हैं जो बच्चों के ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, है ना। अर्थात अगर बच्चों का पहले से ध्यान दिया जाए, प्री नेटल केयर से लेकर उनके आफ्टर पार्चुरेशन जो बच्चों का केयर किया जाए, उनका ठीक से रख रखाव किया जाए, देखभाल किया जाए, तो बच्चों का ग्रोथ प्रॉपर वे में होता रहेगा और एक प्रोपोर्शनल ग्रोथ होता है, पूरे बॉडी का एक समान ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन कब करेंगे? जब आप उन पर ध्यान देंगे। तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। उसमें हमारा न्यूट्रिशन भी जुड़ा हुआ है। अगर आप उनको अंडर न्यूट्रिशन देंगे, भोजन उनको प्रॉपर वे में नहीं दे पाते हैं, तो वो बच्चे कुपोषण के शिकार बन जाते हैं, जिससे उनका मेंटल एज वेल एज द फिजिकल दोनों ग्रोथ रुक जाता है। मानसिक विकास भी रुक जाता है, शारीरिक विकास भी रुक जाता है और फिर वो बच्चे समाज में किसी लायक नहीं हो जाते हैं। वो बच्चे क्या होते हैं? वो बिल्कुल बैकवर्ड बन जाते हैं, है ना। और वो बैकवर्ड हो जाते हैं तो मस्तिष्क से भी बैकवर्ड हो जाते हैं, बॉडी से भी बैकवर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो समाज में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, है ना। अगला क्या है बच्चों? पेरेंटल न्यूट्रिशन 0 to 280 डेज, अर्थात पेरेंटल न्यूट्रिशन कुल मिला के माता पिता के न्यूट्रिशन पर भी बहुत मायने रखता है। बहुत है 0 से लेकर 280 दिन का जो न्यूट्रिशन माता पिता द्वारा बच्चे को मिलना चाहिए, उस पर भी हम फोकस करेंगे। एडिशनल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्स एंड द रिस्क फैक्टर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अर्थात प्रेगनेंसी के समय वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, है ना। अगला है ब्रेस्ट फार्मूला फीडिंग, दैट इज द बर्थ टू 6 मंथ ऑफ एज, अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग जो माँ अपने बच्चे को दुग्धपान कराती है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि बच्चे को दुग्धपान कराया जाए। कम से कम 0 से लेकर 6 महीने तक का दुग्धपान उसको बोले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो 0 से लेकर 6 मंथ तक के बच्चों को दुग्धपान अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो फीडिंग का जो फार्मूला होता है, हमको किस फार्मूले से दुग्धपान कराना है, इन सब विषय हम इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। अगला क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंड अर्ली डाइट, अर्थात बच्चे को 6 महीने से लेकर, क्योंकि 0 से लेकर 6 महीने तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, और 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे के लिए क्या कम्प्लीमेंट्री डाइट देना है, क्या अर्ली डाइट देना है, अर्थात उस डाइट को किस सीक्वेंस में, किस प्रॉपर वे में हम डिवाइड करके उसको दें, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रॉपर वे में हो सके। इन सब पर हम इसको फोकस करेंगे। अगला क्या होगा बच्चों? कम्युनिटी
हेल्थ कंसेप्ट। अगला जो है वो अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें कम्युनिटी एंड हेल्थ कंसेप्ट में अगर हम देखें, कॉजेज ऑफ कॉमन डिजीज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशन, अर्थात कुछ ऐसे प्रिवेलेंट डिजीज़ हैं, कुछ ऐसे कम्युनिकेटेड डिजीज हैं, कुछ ऐसे संक्रामक बीमारियां हैं जो पूरे सोसाइटी में हो जाती हैं, कुछ न्यूट्रिशन से होती हैं, कुछ इन्फेक्शस डिजीज होती हैं। तो इन सब पर हम फोकस करेंगे कि समाज सोसाइटी में कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे इन्फेक्शस डिजीज हैं, कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो फैल जाते हैं और नॉलेज के अभाव में एक दूसरे को संक्रमण हो जाता है, या कुछ ऐसी भ्रांतियाँ भी हैं कि उससे संक्रमण नहीं होता लेकिन उसके साथ हे दृष्टि से व्यवहार किया जाता है, उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इन सब विषय में हम फोकस करेंगे। अगला है हम डायबिटीज़ पर बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, मधुमेह क्या होता है, और मधुमेह के कितने प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स के विषय में हम बात करेंगे कि टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड मधुमेह, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है, इन सब मधुमेह किसकी वजह से होता है, मधुमेह में कौन से आर्गन्स इफेक्टेड होते हैं, इसका क्या इलाज है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या ट्रीटमेंट है, इन सब विषय में हम लोग बात करेंगे। अगला है हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, अर्थात किस वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन का शिकार पेशेंट क्यों हो जाता है, इसके विषय में हम बात करेंगे, इसके काज के विषय में बात करेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स के विषय में बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के विषय में बात करेंगे, इसके प्रिकॉशंस के विषय में बात करेंगे। तो हाइपरटेंशन को बहुत अच्छे से हम बताएंगे। ओबेसिटी, जैसा कि मैंने अभी बात किया कि ओबेसिटी क्या होता है, कि जैसे कोई मोटापा का शिकार कोई हो जाता है तो ये मोटापा क्यों होता है, इसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, मलबद्धता किसे कहते हैं, अर्थात कौन सा ऐसा भोजन कर लेने से जब आप प्रॉपर वे में हाइजीन का ध्यान नहीं देंगे, ठीक से खान पीन नहीं रहेगा, जंक भोजन लेंगे तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूल्स होता है बच्चों वो इंटेस्टाइन में फंस जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मलबद्धता हो जाता है, और कहीं ना आगे चल के ये बड़ा हार्ड हो जाता है जो केवल ऑपरेटिव सिस्टम द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये बहुत भयंकर बीमारी है। हम कॉन्स्टिपेशन पर बात करेंगे। डायरिया क्या होता है, अर्थात जो हाइजा की बीमारी होती है, मोर फ्रिक्वेंटली अकर्स इन द चाइल्ड, बच्चों में बहुत तेज़ी से होता है। ये तो कहीं ना कहीं क्या होता है, किसके इन्फेक्शन से होता है, इसमें कौन से फैक्टर्स हैं और कौन इसमें कॉजिटिंग एजेंट है बच्चों, इन सब पर हम बात करेंगे। साथ साथ टाइफाइड क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं टाइफाइड फीवर, तो टाइफाइड फीवर किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, इसके कॉजिटिंग एजेंट, इनके ट्रीटमेंट, इनके साइन एंड सिम्टम्स, इनके प्रिकॉशन, इन सब पर हम बात करेंगे। अगला है बच्चों नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर इम्प्रूव डाइट न्यूट्रिशन। ऐसे कौन कौन से इंटरनेशनल प्रोग्राम बनाए गए हैं, कौन ऐसे नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम पॉलिसीज बनाई गई हैं, नीतियां बनाई गई हैं जो डाइटरी या प्रॉपर न्यूट्रिशन को मेंटेन करती हैं, इन सब विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बच्चों हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, अर्थात ऐसा कौन सा भोजन करें, कौन सा हम लोग ऐसा भोजन करें जिससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। अगर बच्चों हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, हमारा खान पीन मेंटेन हो जाएगा, तो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोई फॉरेन इन्वेडर, अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर अटैक करेगा तो वो उसको मार गिराएंगे। तो कुल मिलाकर अपनी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए आपको प्रॉपर वे में भोजन लेना पड़ेगा, एक अच्छा हेल्दी भोजन लेना पड़ेगा, एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, वो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। और इसको बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमको ध्यान देना होगा कि हमको किस प्रकार से भोजन लेना पड़ेगा। तो एक बैलेंस डाइट लेने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम इस वीडियो सेगमेंट्स में बात करेंगे। तो इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बच्चों जितना हमने बात किया, हर एक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे, उनका नोट्स देंगे, उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये बच्चों आपके दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर हमारे वीडियो सेगमेंट्स के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको डॉक्टर बना देंगे, इतना नॉलेज दे देंगे कि आपका रेप्यू समाज में होगा। क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर एक बदलाव दिखना चाहिए। एक पढ़े लिखे में और एक न पढ़े लिखे में बदलाव क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक एक्स्ट्रा स्किलिंग होनी चाहिए। क्योंकि आसपास के माहौल में आपसे बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, घर के आसपास में, बाय द वे अनहोनी होनी में कहीं दुर्घटना हो जाता है, तो उस समय आपको कैसे उनको ट्रीट करना है, क्या फर्स्ट एड देना पड़ेगा, कैसे आप हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, कैसे उनको हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड कराएंगे, इन सब विषय में हम आपके विषय में आपसे भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे इसी वीडियो चैनल के साथ। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे जो नए वीडियोज़ बने वो आपके पास तक पहुँचते रहें। हम टोटल टॉपिक को पढ़ाएंगे बच्चों, आप धैर्य रखिए, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। टोटल के टोटल हम आपको PDF भी देंगे, पूरा हैंड रिटन, पूरा आपको हम मैटर भी देंगे, और साथ ही साथ हम आपका क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।